हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट किया था। वहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले, और हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी स्टडी किया था। आज के लेक्चर में अब हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आपका सेकेंड एप्लीकेशन होता है गॉस लॉ का, तो एप्लीकेशन नंबर 2 में अब आपको यहां पर स्टडी करना है ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रोएल कूलम्ब पर मीटर। बेसिकली आप बोल सकते हैं यहां पर आपके पास एक इन्फिनाइट लाइन है विथ यूनिफॉर्म चार्ज जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है रोएल कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसके कारण अब हमारा टारगेट क्या है कि हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करें, और उससे हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमने एप्लीकेशन नंबर 1 पे किया था। तो अब आप समझो इस बात को। देखो, आपको सबसे पहले यह अंडरस्टैंड करना होगा कि इन्फिनाइट लाइन विथ यूनिफॉर्म चार्ज रोएल कूलम्ब पर मीटर, यह आपको गिवन है। तो सबसे पहले ना आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं यह समझना होगा। आपको सबसे पहले सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी होगी। तो अगर आप देखो लाइन है, तो लाइन है तो सिमेट्री हो सकती है। यस, हो सकती है, हमने पढ़ रखा है। लाइन है तो सिलेंडर, आप देखो आपको सिमेट्रिकल ज्योमेट्री मिल जाएगी सिलेंडर। तो जैसे पॉइंट के लिए हमने स्फीयर लिया था ना, वैसी लाइन के लिए क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? सिलेंडर। तो जैसे मैंने बोला, अगर गॉस लॉ आपको अप्लाई करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी, देन यू नीड टू फाइंड आउट सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ध्यान से, यहां पर मान लो आपका एक लाइन चार्ज है, बेसिकली इन्फिनाइट लाइन विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रोएल कूलम्ब पर मीटर। तो अगर हम इस तरीके से एक सिलेंडर कंसीडर करें तो ये जो होगा ना, ये सिमेट्रिकल होगा आपको बेसिकली एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो यहां पर एक्सिस भी शो कर सकते हो, जैसे कि लेट सपोज यहां पर मैं शो कर देता हूं z एक्सिस, यहां पर हम शो कर देते हैं y एक्सिस, और इस तरीके से हम शो कर देते हैं यहां पर x एक्सिस। आप बड़े आराम से एक्सिस भी शो कर सकते हो। और ये जो आपका यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी है उसे शो कर देते हैं रोएल कूलम्ब पर मीटर। तो आपने यहां पर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली, जैसा मैंने आपको बताया भी था एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले। तो जैसे ही आप गॉसियन सरफेस बना लोगे, आपने क्यों बनाई है गॉसियन सरफेस? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है और आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है, रोएल कूलम्ब पर मीटर की चार्ज डेंसिटी की, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की, तो अगर आपको पॉइंट P पर उसके कारण कैलकुलेट करना है यहां पर D, कैपिटल D, तो आप क्या करोगे? एक सिमेट्रिकल सरफेस कंसीडर करोगे। तो यहां पर हमने सिलेंडर कंसीडर किया है। अब जब आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको पता है कि ये क्या होता है? रो होता है हमारा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल D होगा आपका, ठीक है, कैपिटल D आपका या तो नॉर्मल होगा गॉसियन सरफेस के, या तो क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। तो यहां पर जब आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो जो आपका कैपिटल D जो आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर, वो क्या होगा? इस सिलेंड्रिकल सरफेस के, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है आपकी, उसके क्या होगा? नॉर्मल होगा। यहां पर मैं लेटरल सरफेस की बात कर रहा हूं ना, ये वाली सरफेस, जो ये वाली सरफेस होती है। टॉप और बॉटम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के क्या है? नॉर्मल है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपका D नॉर्मल होगा टू द सरफेस, टू द गॉसियन सरफेस, तो D क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट मैंने आपको सिखाई थी। तो आप देख सकते हो, आप यहां पर रो डायरेक्शन में सब कुछ एनालिसिस कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? D इज इक्वल टू D रो A रो, ये आपका है D। देखिए डी रो कुछ नहीं है, डी रो डी ही है, बस यहां पर आप मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज शो कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। तो आप देखो, चूंकि आप यहां पर ए रो डायरेक्शन में बात कर रहे हो, तो अगर आप यहां पर डीएस कैलकुलेट करने के लिए आप जाओगे तो डीएस आपका क्या होना चाहिए? देखो ए रो डायरेक्शन में डीएस हमारा क्या होता है? डी फाई
dz और सामने क्या आता है आपका रो आता है, आपको अच्छे से याद होगा, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर अब अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जाओगे तो गॉस लॉ क्या होता है, d डॉट ds इज इक्वल टू q, और आपको पता ही है कि जब आप d डॉट ds करोगे तो a रो डॉट a रो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पर d रो जैसा मैंने बोला कि जो d है वो क्या है आपका नॉर्मल टू द सरफेस है, और जब भी d नॉर्मल टू द सरफेस होता है तो ऑन द सरफेस वो क्या होता है कांस्टेंट, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो d जो है ऑन द सरफेस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करोगे तो a रो डॉट a रो तो 1 हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा आपका ये बाहर हो जाएगा, और क्या होगा d रो इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ds आएगा, मतलब ये वैल्यू रो d फाई dz, a रो डॉट a रो तो 1 हो चुका है। तो अब आपको यहां पर यह समझना होगा, मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में भी ये कैलकुलेट करके दिखाया था पूरा, मैंने आपको बताया था स्फीयर के केस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और हमारा आंसर आया था कैलकुलेशन के बाद 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस होता है उसका एरिया हमें याद होना चाहिए, मैंने आपको एक बार तरीका सिखा दिया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आप देखो, आपको अगर ds चाहिए ना, मतलब अगर आपको कंप्लीट सरफेस एरिया चाहिए, ये ds का इंटीग्रल कंप्लीट सरफेस एरिया, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जो आप ये गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो किस लेंथ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप समझो मैं गॉस लॉ यहां पर अप्लाई किया हूं फॉर, आप यहां से समझ सकते हो ये आपका अप्लाई हुआ है फॉर h लेंथ, ठीक है। तो गॉस लॉ हमने यहां पर अप्लाई किया है हाइट, सिलेंडर की हाइट एक तरह से h है, तो ये जो गॉस लॉ अप्लाई किया गया है आप लिखोगे वी अप्लाई गॉस लॉ फॉर h लेंथ, क्लियर है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनफिनाइट है टोटल, तो यहां पर आपने h लेंथ के लिए गॉस लॉ अप्लाई किया, क्योंकि आपको सिमेट्री मिल चुकी है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, गॉस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्री, अगर सिमेट्री मिल गई ना तब आप हमेशा काम कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो क्या होगा d रो, अब सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये होता है आपका 2 पाई रेडियस, रेडियस क्या होती है रो इंटू h इंटू हाइट, तो ये आपका सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है, जो आप यहां से इस तरीके से अचीव कर सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका Q हो जाएगा, तो यहां से अगर आप d रो की वैल्यू निकालोगे तो कितना आंसर आएगा Q अपॉन 2 पाई रो h आ जाएगा। अब आप इस बात को भी समझो कि इस रो l का भी तो कोई मीनिंग होगा ना, यहां पर Q तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, ये तो आपका फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला एक अलग चीज है और जो गिवन है वो एक अलग चीज है। तो अब आप समझो कि Q तो यहां कहीं दिख ही नहीं रहा है, हमें तो ये दिया था इनफिनाइट लाइन विथ यूनिफॉर्म चार्ज रो एल कूलम पर मीटर, तो आपको यहां पर चार्ज नहीं दिया है, आपको लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो अगर आपको यहां पर लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो आप चार्ज का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, रिप्लेस आपको Q को ही करना है। तो आप देखो Q को आप रिप्लेस कर सकते हो यहां से रो एल डी एल, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहां पर रो एल इस तरीके से प्रेजेंट है, तो रो एल क्या होता है कूलम पर मीटर, डीएल क्या होता है मीटर, तो रो एल डीएल इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो Q को। अब आपको यह समझना होगा कि यहां पर जो टोटल लेंथ है वो आपको पता है, ठीक है ना, जो आप टोटल लेंथ कंसीडर कर रहे हो ये तो इनफिनाइट लाइन है विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल कूलम पर मीटर, लेकिन आप कितनी लेंथ कंसीडर कर रहे हो, आप कितनी लेंथ में गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, h लेंथ के लिए, तभी तो आपने यहां h पुट किया है। तो यहां पर आप आंसर क्या लिखोगे, आपको टोटल लेंथ पहले से ही पता है रो एल इंटू एच, ये आपका आंसर हो जाएगा। h मीटर कूलम पर मीटर कैंसल, लेकिन यहां पर यूनिट तो ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने हमेशा बोला है, लेकिन ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद अब आपका जो डी रो है उसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, रो एल इंटू एच, 2 पाई रो एच, एच और एच कैंसल, डी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर आ जाएगी रो एल अपॉन 2 पाई रो, और डी की वैल्यू क्या होगी, देखो डी रो ए रो, डी रो क्या है जस्ट मैग्नीट्यूड था, तो अब पूरा वेक्टर लिख लो, तो 2 पाई रो और यहां पर कितना हो जाएगा ए रो। तो रो एल आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, रो आपकी क्या थी रेडियस थी सिलेंडर की, और 2 पाई तो आप जानते हो, ए रो क्या था
डायरेक्शन था। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको ये गिवन था और आपको इसके कारण पॉइंट पी इस तरह से कहीं भी हो सकता था, ऊपर नीचे इस तरह से कहीं भी। तो पॉइंट पी पर आपको क्या अचीव करना था? आपको अचीव करना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक सिमेट्रिकल सरफेस सोची, क्लोज सरफेस सोची, गॉसियन सरफेस सोची, एक लाइन, और उससे कुछ डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है। तो सरफेस क्या हो सकती थी आपकी? सिलेंडर हो सकती। तो आपने एक सिलेंडर बना लिया यहां पर जो कि गॉसियन सरफेस थी। उसके बाद फिर आपने गॉस लॉ अप्लाई किया फॉर लेंथ h। एक पॉइंट और है, एक्चुअल में ना, मतलब ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये जो ds है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं कैसे आया, ठीक है। वैसे मैंने पॉइंट चार्ज में आपको बताया हुआ है। देखो, ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे कैसे डिराइव होता है ये मैं आपको सिखा देता हूं। दूसरा, पहले एक और पॉइंट, वो पॉइंट क्या है कि अभी तक हमने ये सरफेस की बात की है ना, ये वाली, ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं की। तो आप समझो डी आपका ऐसा है, आप इसके कारण पॉइंट पी पर कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब डी ऐसा है, ठीक है। डी इस लेटरल सरफेस के नॉर्मल है। तो आपको यह समझना होगा टॉप और बॉटम सरफेस के, अगर वो इस लेटरल सरफेस के नॉर्मल है, मतलब टॉप और बॉटम सरफेस के क्या होगा? टेंजेंशियल। समझो ना, देखो ये आपकी लेटरल सरफेस है पूरी, तो इसके अगर नॉर्मल है, चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, चारों तरफ ही बेसिकली नॉर्मल है। तो अगर ऐसा है तो टॉप सरफेस के और बॉटम सरफेस के, टॉप सरफेस ऐसे है, यहां से निकलना है, बॉटम सरफेस ऐसे है, तो टॉप और बॉटम सरफेस के क्या होगा? टॉप और बॉटम सरफेस के वो है टेंजेंशियल। और मैंने आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि अगर डी आपका टेंजेंशियल होगा सरफेस के, तो आपका डी डॉट डी एस क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर डी डॉट डी एस जीरो होगा तो सवाल ही नहीं है आगे कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ यहां पर ये सरफेस कंसीडर की है, ठीक है। तो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और लास्ट जो मैंने बोला, डीएस बता देता हूं कैसे ये 2 पाई रो एच आया। तो देखो, डीएस जो है आपको पता है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और फॉर्मूला डीएस का याद रखने की हैबिट बनाना पड़ेगा आपको, ट्रिक मैंने सिखाई हुई है। तो क्या हो जाएगा? रो डी फाई डी जेड, लिमिट पुट करते हैं। चलो, अब फाई मैंने हमेशा बोला है जब भी गिवन ना हो 0 से 2 पाई स्टैंडर्ड वैल्यू ही पुट करना है। जेड क्या पुट करेंगे? वैसे देखो, जो हाइट आपने ली है ना, बस वही। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से h। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है अपने को। तो देखो आंसर क्या होगा यहां पर। देखो ना, जेड यही वाला होता है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप हाइट h ले रहे हो, मतलब बेसिकली आप 0 से h कंसीडर कर रहे हो। तो देखो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? रो तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी फाई का फाई होगा 0 से 2 पाई, और डी जेड का जेड हो जाएगा, लिमिट क्या है? 0 से h। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 पाई, यहां पे क्या है? रो, और यहां पे क्या है? h। देख लो, इतना आसानी से आ गया, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअल में खुद ऐसा बिलीव करता हूं कि आपको ना कोई भी चीज कहां से आ रही है ये पता होनी चाहिए। देखो, 100% बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लेंथी करेंगे तो वो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ने में। लेकिन फिर भी जो चीजें आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं, एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें जान पाएं कि कहां से आ रही है। डायरेक्ट फॉर्मूला जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा सिर्फ वहीं याद करेंगे, अदरवाइज जानने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं जानना है वो वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में एक और पॉइंट, ये जो आपका डी है उसके बाद आप ई भी लिख सकते हो ना। देखो ई क्या होता है, हम जानते हैं कि डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आपकी एप्सिलॉन ई के। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो ए रो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप हमेशा लिख सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।